नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान का आगाज होने जा रहा है। पीएम मोदी कल राज्य में पहली बार बड़ी रैली करेंगे। रुद्रपुर में पीएम मोदी की महा रैली होगी और इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि 2 अप्रैल को पीएम की जनसभा ऐतिहासिक होगी। देवभूमि को लेकर पीएम मोदी का असीम प्रेम है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड से धोखा किया और उनके पास विकास की कोई नीति नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की सभी सीटों पर बीजेपी की बड़ी जीत होगी। वहीं सीएम धामी के अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रुद्रपुर में हैं और पीएम की रैली की तैयारियों को देखा है। इस रैली से पहले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने पर भविष्यवाणी कर डाली। उत्तराखंड बीजेपी को 2 अप्रैल का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार है, क्योंकि इस दिन उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक यानी कि पीएम मोदी के कदम देवभूमि में पड़ने जा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में पीएम मोदी का पहला चुनावी मंच सज चुका है। रुद्रपुर के गांधी मैदान में 2 अप्रैल को होने वाली बीजेपी की चुनावी तैयारी जोरों पर है, लेकिन इस रैली से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर डाली। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उत्तराखंड का जो विकास अभी हम लोगों ने शुरू किया है, जो विकास प्रस्तावित किया है, वो सारा विकास आगे बढ़ेगा। अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए अभी तो केवल चुनाव की बात होगी। चुनाव के बाद जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे राज्य का तेजी से विकास होगा। रैली से पहले ही रुद्रपुर में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लग चुका है। कुमाऊं की 2 लोकसभा सीटों के कैंडिडेट भी रुद्रपुर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का दावा है कि पीएम मोदी की 5वीं रैली पूरी तरह से ऐतिहासिक होगी। ऐतिहासिक रैली होगी उत्तराखंड के अंदर, पहले कभी ऐसी रैली नहीं हुई होगी, क्योंकि इस जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, इसलिए तन्मयता से, मन से वो उत्तराखंड को प्यार करते हैं। हमेशा ऐतिहासिक रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम। मेरे तो सीमा के क्षेत्र में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम लगाए, आदि कैलाश, ज्वालिंगकोंग और जो हमारा अंतिम गांव है और भारत का पहला गांव है, ऐसे गुंजी और कुट्टी में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम रहा। अभी कुछ दिनों पहले जागेश्वर भी आए और पिथौरागढ़ में एक बहुत बड़ी सभा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको काफ़ी सौगातें दी। जाहिर है पीएम मोदी की रैली को लेकर बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी का टारगेट 1 लाख लोगों को इस मैदान तक लाने की है, जिससे देवभूमि में बीजेपी की चुनावी पिच सेट हो सके। पीएम मंगलवार को तकरीबन 12 बजे रुद्रपुर के इस मोदी मैदान से गरजेंगे, जिसका इंतजार उत्तराखंड की पूरी बीजेपी को है। रुद्रपुर से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। आज मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ के नाचनी में चुनाव प्रचार किया। सीएम ने पदयात्रा किया और लोगों से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। सीएम धामी की पदयात्रा में भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। वहीं पदयात्रा के बाद सीएम धामी ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने पहाड़ी में जनता को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 अप्रैल के दिन पहले मतदान करना है, फिर जलपान करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा जिले के दिघाट भी पहुंचे, जहां उन्होंने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट की बीजेपी कैंडिडेट अजय टम्टा के समर्थन में एक जनसभा की। उन्होंने यहां केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। सीएम धामी ने जनता से अपील की है कि 19 अप्रैल को पीएम मोदी के हाथ मजबूत करें और अजय टम्टा को भारी वोटों से जिताने की अपील भी की। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है, इस बार कोई प्रश्न नहीं है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और उत्तराखंड के अंदर 5 सीटें लोकसभा की प्रचंड बहुमत से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड के लोग भेज रहे हैं।
पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी का अभियान जारी है और आज अनिल बलूनी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार भी किया। बलूनी देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के पैतृक गांव सैंड गांव पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने जनरल विपिन रावत की प्रतिमा को नमन कर उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनरल विपिन रावत का अपमान किया और उनके खिलाफ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। बलूनी ने कहा कि कांग्रेस सेना पर भी सवाल उठाती रही। उन्होंने कहा कि इस बार गढ़वाल की जनता कांग्रेस के इस अपमान का भरपूर जवाब देगी। अनिल बलूनी ने कहा कि जनरल विपिन रावत का गांव तीर्थ स्थल है और यहां की मिट्टी माथे पर लगाने लायक है। आके जरूर हम लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ा कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है कि जब जनरल रावत के लिए अपशब्द कहे जाते थे, इस माटी के लाल के लिए जब गली का गुंडा कांग्रेस आला कमान ने कहा, कांग्रेस के लोग तरह तरह की गालियाँ दिया करते थे, उनके वीरता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते थे, उनके सैनिक के कौशल के ऊपर सवाल उठाते थे, हमें बड़ा दर्द होता था। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस का, उत्तराखंड कांग्रेस का भी कोई भी नेता ऐसा नहीं था कि जिसने उस पर क्षमा मांगी हो या शर्म प्रकट की हो या उन्होंने माफ़ी मांगी हो या कांग्रेस से इस्तीफे देने की बात की हो। वो सारे के सारे लोग कांग्रेस के आला कमान के बयान के साथ थे। आज ये सारे लोग उत्तराखंड के अंदर 5 प्रत्याशी इनके वोट मांगने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सैनिक बहुल क्षेत्र है, यहाँ जरूर लोग सवाल करेंगे और कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि उस वक्त क्यों नहीं साथ खड़ी थी आला कमान के साथ, क्यों नहीं माफ़ी मांगी, क्यों नहीं इस्तीफा दिया, जरूर सवाल पूछेंगे। टिहरी लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसौला ने चक्राता विधानसभा में कालसी त्यूड़ी में प्रचार किया। इस दौरान विधायक प्रीतम सिंह ने भी जनता से कांग्रेस को वोट करने की अपील की। कांग्रेस जनसंपर्क के साथ नुक्कड़ सभाएं भी कर रही है। प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुप है। हम जब उनसे पूछते हैं कि महंगाई का कम करने का वादा किया था, महंगाई कम नहीं हुई, तो वो उस पर कोई जवाब नहीं देते। हमने कहा बेरोजगारी को दूर करने का आपने वादा किया था कि 1 साल में 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार देंगे, उस पर हम बात करते हैं तो कोई जवाब नहीं। सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर, अव्वल नंबर पर जो है चक्रोता रहेगा, सबसे हाईएस्ट वोट चक्रोता का पड़ेगा। इन लोगों ने मेरे को भरोसा दिलाया और मंत्री जी गवाह है ना, मेरी गारंटी इन्होंने दी। हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत को चुनाव जिताने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन हैरानी ये है कि वीरेंद्र रावत की विधायक बहन अनुपमा रावत उनके चुनावी अभियान में कम ही नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनाव तो जरूर वीरेंद्र रावत लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट पर परीक्षा हरीश रावत की होने जा रही है। इसीलिए हरीश रावत अपने बेटे के चुनाव प्रचार में दिन रात एक कर रहे हैं और हर चुनावी सभा और रैली के दौरान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हरीश रावत जी राष्ट्रीय नेता हैं और उत्तराखंड का बहुत बड़ा चेहरा है। मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और हरिद्वार से सांसद भी रहे हैं। हरिद्वार उनकी कर्म भूमि रही है और उनको हरिद्वारी लाल के नाम से न सिर्फ पक्ष वाले विपक्ष वाले भी बुलाते हैं। स्थानीय विधायक अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में उपस्थित हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। यहाँ जो पिछली बार चुनाव लड़े थे वो साथ हैं और सुबह जो है चार विधायक भगवानपुर में सब एक साथ हाजिर थे। बड़ी विशाल सभा हुई कार्यालय के ओपनिंग में। वीरेंद्र रावत को चुनाव की जंग में पिता हरीश रावत का भरपूर सहयोग मिल रहा है, लेकिन हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से वीरेंद्र रावत की विधायक बहन अनुपमा रावत उनके चुनाव प्रचार में कम ही नजर आ रही हैं। हालांकि अनुपमा का कहना है कि वो अपनी विधानसभा में घर घर जाकर लोगों से वीरेंद्र रावत के लिए वोट मांग रही हैं, लेकिन 14 विधानसभा वाली हरिद्वार लोकसभा में विधायक का सिर्फ अपनी विधानसभा तक सिमट कर रह जाना सवाल खड़े करता है। मेरी पार्टी ने भी और हरिद्वार ग्रामीण की जनता ने भी मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है अपना जनप्रतिनिधि चुनकर, तो मैं उसको निभा रही हूँ। मैं डोर टू डोर जो है मेरा कैंपेन चल रहा है और उसके अलावा भी जहाँ पर भी होता है वहाँ मैं
ज़रूर जाती हूँ, चाहे नॉमिनेशन था, चाहे नारसन में हमने कैंडिडेट का स्वागत, और आगे भी जो कार्यक्रम होंगे उसमें हम रहेंगे। लेकिन सबसे पहले तो अपनी अपनी विधानसभाएं, क्योंकि 14 विधानसभाएं हमारे प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में आ रही हैं, अगर हम लोग अपने अपने विधानसभा में डट कर कार्य करें तो आज जनता जो है उसके अंदर की जो आवाज़ है वो कांग्रेस। साल 2022 में हरीश रावत ने हरिद्वार ग्रामीण सीट से अपनी बेटी अनुपमा रावत को चुनाव लड़ाकर विधायक बनवाया, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी जिद पर बड़े बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिलाया है। अब वीरेंद्र रावत मैदान में जरूर हैं, लेकिन अपनी ही बहन का भरपूर साथ उन्हें ना मिलना जरूर सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। नैनीताल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट ने नैनीताल में रोड शो किया और जोली कोट और नैनीताल में जनता के बीच बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट पहुंचे, वोट की अपील की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी उत्साह में नजर आए। इस दौरान अजय भट्ट ने लोगों से अपील की है कि वो उनके समर्थन में वोट करें और प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के नारे को साकार करें। नैनीताल के बाद ये रैली खुरपाताल, मंगोली, नलनी वाले इलाकों में प्रचार करने के लिए गई है। पूरे चुनाव को ऐसा उत्साह पब्लिक में मैंने कभी नहीं देखा है। माताएं, बहनें, जवान, बुजुर्ग, सबकी जुबान पर एक ही नाम है मोदी जी का। मोदी मोदी जो जनता ने कहा है अब की बार 400 पार, वो सही होते दिखाई दे रहा है। अल्मोड़ा के एसएसजे यूनिवर्सिटी में सोमवार को 2 घंटे परिवहन विभाग के कर्मचारी और कुलपति के बीच जमकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि चुनाव को लेकर कुलपति की गाड़ी का अधिग्रहण करने आई टीम को बैरंग लौटना पड़ा। कुलपति ने संवैधानिक पद का हवाला देते हुए गाड़ी देने से मना कर दिया। परिवहन विभाग के कर्मचारी 2 घंटे तक इंतजार करते रहे और आखिर में परिवर्तन विभाग की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। उनके द्वारा मुझे बताया कि हम आपकी गाड़ी लेने आए और ऐसा हमें आदेश जिला प्रशासन ने दिया है। तो मैंने कहा अगर आपको ऐसा आदेश दिया है तो आप कुल सचिव से बात करिए, क्योंकि वो कस्टोडियन है यूनिवर्सिटी के, उनके पास उनकी कस्टडी में गाड़ी रहती है। तो वो उनके पास गए तो उनका कहना था नहीं किसी भी हालत में गाड़ी हमको ले जाए। मैंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से जितना मैं जानता हूँ। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। कांग्रेस में सफाई आयोग के अब उपाध्यक्ष रहे सिकंदर पवार ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और कहा कि पीएम मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की है। पिथौरागढ़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 4 अप्रैल को दौरा होना है, जिसको सफल बनाने के लिए प्रभारी सुरेश भट्ट ने मीटिंग की और जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। बागेश्वर में चुनाव के लिए 380 मतदान केंद्र बनाए गए। इसमें बोरबलड़ा केंद्र सबसे दूर है। प्रशासन ने इसे यूनिक बूथ नाम दिया है। देहरादून में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निशंक ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताई। एयर कनेक्टिविटी का भी जाल फैलाया गया। अल्मोड़ा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए एक गीत भी लॉन्च किया गया है और लोगों से मतदान की अपील की गई। चमोली जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए रेडियो पॉडकास्ट चैनल का संचालन शुरू कर दिया गया है। रेडियो के माध्यम से जन जन तक चुनाव प्रचार प्रसार हेतु लोगों को संदेश दिए जाएंगे। अल्मोड़ा में लोकसभा चुनावों के लिए 1303 गाड़ियों की जरूरत है, लेकिन जिले में सिर्फ 920 गाड़ियां ही उपलब्ध हैं। दूसरे जिलों से गाड़ियों की डिमांड की गई है। बागेश्वर के दूरस्थ अडोली गांव की महिलाएं पूरी रात पहरा देकर अपनी फसलों को बचा रही हैं। महिलाएं पूरी रात कनस्तर और डिब्बे बजा रखी हैं। डीएम नैनीताल ने शहर में चल रहे सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के कामों का निरीक्षण किया। डीएम ने जल्द कामों को पूरा करने के निर्देश दिए। विकासनगर में पहली जौनसारी फिल्म मेरे गांव की बाट का मुहूर्त हुआ और इस मौके पर प्रसिद्ध रंगकर्मी स्वर्गीय रतन सिंह जौनसारी को श्रद्धांजलि भी दी गई। चमोली में टोल के पास बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का आधा हिस्सा टूट गया, जिससे बाधित हो गया। रोड से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात तक मलबा साफ करके रोड को खोल दिया जाएगा।
उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट आज ग्रीष्मकाल के लिए खुल गए हैं। पार्क प्रशासन के अधिकारियों ने सुबह कनखू बैरियर पर पहुंचकर गेट खोले। पार्क के गेट खुलने के बाद यहां पर्वतारोहण और पर्यटक गतिविधियां भी तेज होने की उम्मीद है। दरअसल गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट हर साल शीतकाल में 30 नवंबर को बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद ग्रीष्मकाल में 1 अप्रैल को खोले जाते हैं। हालांकि गौमुख ट्रैक का रास्ता अभी ठीक नहीं है, जिसके लिए पर्यटकों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन नेलांग वैली, गरतांगली का दीदार पर्यटक कर सकेंगे। गंगोत्री हिमालय में 40 से अधिक पर्वत चोटियां हैं। इसके अलावा पार्क क्षेत्र में स्थित गोमुख तपोवन ट्रैक, केदार ताल, सुंदरवन, नंदनवन, वासुकी ताल, जनक ताल ट्रैक के साथ गरतांगली भी आकर्षित करती है। गंगोत्री नेशनल पार्क का कपाट आज 1 अप्रैल 2024 को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जैसा हर वर्ष खोला जाता है। और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि पर्यटकों की संख्या में काफ़ी अधिक मात्रा में इजाफा होगा। बड़े उत्साह के साथ आज पूरे गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट खोल दिए गए हैं पर्यटकों के लिए, और उम्मीद की जा रही है इस साल काफ़ी मात्रा में पर्यटक आएंगे। लोकसभा चुनावों में वोटर्स को लुभाने के लिए ले जाई जा रही शराब को पुलिस ने पकड़ा है। मामले में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी अरेस्ट किया। आपको बता दें, थाना राजपुर पुलिस को मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 गाड़ियों से करीब 51 पेटी शराब के साथ पवन राघव और दयानंद शर्मा को अरेस्ट किया है। सूत्रों की माने तो शराब को मसूरी क्षेत्र इलाके में वोटर्स को लुभाने के लिए भेजा जा रहा था। तो कागज में आ जाएगा ना। टिहरी में हाईवे पर कई जगह मलबा पड़ा हुआ है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। NH 94 पर नरेंद्र नगर चंबा गंगोत्री हाईवे पर चौड़ीकरण के दौरान कई जगहों पर मलबे के ढेर लगे हुए हैं, जिन्हें अभी तक नहीं हटाया गया। वहीं डेंजर जोन पर ट्रीटमेंट के काम के साथ ही रोड सेफ्टी के काम भी नहीं हुए। मामले में SDM का कहना है कि ठेकेदार को 1 हफ्ते में मलबा हटाने के साथ रोड सेफ्टी के काम करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें मैंने स्वयं निरीक्षण किया। इसमें BRO की टीम तथा जो कंसर्न जो ठेकेदार था उसके साथ में संयुक्त रूप से हमने विजिट की थी, तथा उनको जो लोकेशन मलबे वाली लोकेशन तथा जो सड़कों में खड्डे हो रखे हैं उनको पैचलेस करने के लिए भी निर्देश दिए। पौड़ी जिले में 315 सरकारी स्कूल छात्र संख्या शून्य होने के कारण बंद हो गए हैं, जबकि 785 स्कूल ऐसे जिसमें अब छात्र संख्या 10 या इससे भी कम रह गई है। छात्र संख्या शून्य होने से स्कूलों में लटक रहे ताले अब शिक्षा विभाग की चिंता को बढ़ाने लगे हैं। पौड़ी जिले के बेसिक प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि क्लस्टर विद्यालय खोलकर छात्रों को बेहतर सुविधा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं पर एक विद्यार्थी 7th में है, कहीं 8th में है, तो 6th में शून्य हो गए। तो इस प्रकार के विद्यालयों को भी, और विशेष रूप से चूंकि अब क्लस्टर विद्यालयों का एक बहुत ही बढ़िया जो है विभाग ने एक आदेश निकाला है क्लस्टर विद्यालयों का, तो उसमें जो है जो 5 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय हैं उनको जो है क्लस्टर विद्यालय में वो बच्चे पढ़ेंगे। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।